आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन आई। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक्स क्या होता है, डायबिटीज का प्रिविलेंस मतलब डायबिटीज पूरा का पूरा इंडिया में या डायबिटीज पूरा वर्ल्ड में कितना परसेंटेज लोगों को है। उसके साथ साथ डायबिटीज कैसा क्यों कौन सा रीजन की वजह से हो रहा था। उसके साथ साथ जो डायबिटीज है डायबिटीज का क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकता है और इसका आई में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स में। पहला एपिडेमियोलॉजी। ग्लोबली 537 मिलियन एडल्ट्स जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, 2021 का बात कर रहा हूं, और ये नंबर होने वाला है अराउंड 643 मिलियन बाय 2030। माने बस 4 साल के बाद 643 मिलियन लोगों को डायबिटीज होने वाला है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि नियरली 50% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज रिमेन अनडायग्नोस्ड। ये सिर्फ और सिर्फ ये पीपल है जो डायग्नोस्ड है, बट इससे भी डबल पीपल है जो लोग अनडायग्नोस्ड, जिसका डायग्नोसिस हुआ ही भी नहीं डायबिटीज को लेके। और डायबिटीज कॉजेस अराउंड 6 to 7%, 6 to 7 मिलियन डेथ्स ग्लोबली इन 2021 में 6.7 मिलियन लोगों का सिर्फ और सिर्फ डेथ हुआ है डायबिटीज की वजह से। और ये सबसे बड़ा रीजन हो गया है, माने मोर्टेलिटी का, मरने का सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज। अब डायबिटीज का जो रूट मैप के लिए हम लोग जो क्या 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 चीज पढ़ेंगे डायबिटीज, पहला चीज है क्लिनिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड डायबिटीज टाइप्स एंड पैथोलॉजी, ईच टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिम्टम साइन कॉम्प्लिकेशन, हमारा बॉडी के लिए कौन सा ऑर्गन में कैसा कैसा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है वो पढ़ेंगे। डायबिटीज एंड आई में पढ़ेंगे आईलिड का क्या क्या चेंजेस हो सकता है, लेंस का क्या क्या चेंजेस हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिना का क्या क्या चेंजेस हो सकता है, और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज पढ़ेंगे। पहला चीज है हमारा जो बॉडी में पैंक्रियास होता है, वो पैंक्रियास में दो सेल पाया जाता है जनरली, एक है अल्फा सेल और एक है बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज करने के बाद क्या होगा, जो ब्लड का शुगर है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करता है। और इसमें क्या होता है, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करने के बाद ब्लड का जो शुगर लेवल होता है डिक्रीज हो जाता है। तो अगर सोचो कि किसी का पैंक्रियास में बीटा सेल में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, इंसुलिन का जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। इंसुलिन रिलीज कम हो जाने की वजह से क्या हो जाए, ब्लड शुगर जो लेवल डिक्रीज होना चाहिए था वो हो जाएगा इंक्रीज। पहला चीज। अगर किसी का अल्फा सेल में प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर क्या हो रहा था, ब्लड का जो लेवल इंक्रीज होना था, ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज होना था, तो वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज ही रहेगा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं हम लोग। तो इस वजह से जनरली डायबिटीज हो रहा था। पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। जब हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या होगा, ग्लूकागॉन सिक्रेशन होगा। ग्लूकागॉन कहां से सीक्रेट हो रहा था, हमने यहाँ पे पढ़े अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा था। अल्फा सेल से सीक्रेट होने के बाद क्या हो रहा था, ये ग्लूकोज को लेके आ रहा था। ये ग्लूकोज जब आ जाएगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने के बाद फिर से अल्फा जो सेल है, अल्फा सेल को बोलेगा कि तू अभी फिर से शांत हो जा, अल्फा सेल का जो एक्टिविटीज को बंद कर देगा। इसी तरीके से हाइपोग्लाइसेमिया ब्लड का शुगर को इंक्रीज कर रहा है। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या हो रहा था, जब हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था तो फिर ये तुम्हारा बीटा सेल को, जो पैनक्रियास का बीटा सेल है उसको एक्टिव कर रहा था। और एक्टिव करने के बाद तुरंत क्या हो जा रहा था, बीटा सेल के वजह से तुम्हारा इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा था। जब इंसुलिन सीक्रेट हो रहा था तो फिर क्या हो रहा था, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको डिक्रीज हो जा रहा था। कैसे डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि वो जो इंसुलिन है बॉडी में शुगर को एब्जॉर्ब करा दे रहा था, उसके वजह से ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको डिक्रीज हो जा रहा था। इसी तरीके से ब्लड का जो शुगर लेवल है हाइपर हाइपो मेंटेन रहता है बेसिकली, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ अल्फा सेल एंड द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास। तो डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रॉनिक डिजीज कॉज्ड बाय इनहेरिटेड एंड और एक्यूट डेफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियास। पहला चीज है कि इनहेरिटेड हो सकता है, बचपन से ही हो सकता है। दूसरा एक्यूट डेफिशिएंसी, माने टाइम के साथ साथ जाके ये डेफिशिएंसी हो सकता है। किस चीज के लिए डेफिशिएंसी हो सकता है, जो इंसुलिन होता है बॉडी में उसका प्रोडक्शन में इनसफिशियंसी हो जा रहा है। तो फिर क्या होगा, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हमेशा राइज रहेगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, तो फिर डायबिटीज हो जाएगा। बाई द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस, तो ये इनएफेक्टिव हो जा रहा था ब्लड में, जो इंसुलिन का लेवल है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाने की वजह से शुगर का लेवल बढ़ जा रहा था। ये शुगर का लेवल बढ़ने से क्या हो जा रहा था, तो हमारा डायबिटीज मेलिटस हो जा रहा था, ठीक है।
तीन टाइप का डायबिटीज मेलिटस होता है। पहला टाइप 1, मतलब बचपन से ही किसी का अगर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है वो अगर खराब हो गया, जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल है, बट इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसमें एबनॉर्मल सेल है, ठीक है। तो ये इसमें अगर कोई खराबी हो गया तो फिर क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज। बस मोस्ट कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इस पिक्चर में हम देख सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज में तुम्हारा जो पैंक्रियास से जो सीक्रेट हो रहा था, कौन सा सेल सीक्रेट हो रहा था, बीटा सेल। अगर बीटा सेल में प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या होगा, इंसुलिन सीक्रेशन नहीं होगा, इंसुलिन सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल राइज रहेगा, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 या तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जब बच्चा रहता है मम्मी के पेट में अंदर, उस टाइम पे शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसी केस को बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में, सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। पहला सिम्टम्स हो सकता है कि बार बार यूरिनेशन, माने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। सेकेंड हो सकता है तुम्हारा जो वाटर कंजप्शन लेवल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और डाइट माने बहुत ज्यादा फूड इनटेक करना स्टार्ट करता है। उसके माने एक्सेसिव एपेटाइट बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ जो वेट लॉस होता है, बहुत वेट लॉस होना भी हो सकता है, ये सिम्टम्स है। उसके साथ एंजाइटी हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन में जा सकता है। कोई भी अगर घाव वगैरह हो गया, कट गया कहीं पे, तो फिर उसमें हीलिंग नहीं होगा, हील हो नहीं पाएगा उसमें। उसके साथ इचिंग हो सकता है। अगर जो गम वगैरह है उसमें पेन हो सकता है, उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। उसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। डायबिटीज में मोस्ट कॉमन चीज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्यों, क्योंकि हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रीजन यही है कि हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। हमारा डायबिटीज की वजह से हमारा जो नर्व एंडिंग होता है धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होता है। इस नर्व एंडिंग खराब होने की वजह से हमारा जो पेनिस तक जो नर्व सप्लाई जाता था, उस नर्व सप्लाई में कम हो जाता है। वो नर्व सप्लाई कम हो जाने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, अगर किसी का माने 2 आवर ब्लड 2 आवर ग्लूकोज लेवल अगर लेस देन 7.8 रहा, उसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। अगर फास्टिंग 6.1 से कम रहा तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। जनरली 110 mg पर डीएल बोलते हैं हम लोग। या HbA1c अगर लेस देन 6 रहा तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसेमिया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसका HbA1c 6 टू लेके 6.4 तक हो सकता है। डायबिटीज मेलिटस किसको बोलेंगे, जिसका 2 आवर ग्लूकोज, मतलब खाने का 2 घंटे के बाद अगर ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 हुआ, उसको डायबिटीज बोलेंगे। दूसरा चीज है कि अगर किसी का अगर मोर देन फास्टिंग ब्लड शुगर अगर किसी का मोर देन इक्वल टू 126 रहा, उस केस को भी हम लोग बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। उसके साथ साथ तुम्हारा जो HbA1c लेवल है, HbA1c लेवल अगर मोर देन 6.5 रहा, उस केस को भी हम लोग बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। कॉम्प्लिकेशन में हम देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जैसे धीरे धीरे सेंसेशन कम हो जाएगा, इसकी वजह से उसका अगर पैर में अगर कोई भी चीज को या हाथ में कोई भी चीज को पिक करोगे तो उसमें कोई सेंसेशन नहीं आएगा, उसको बोलते पेरिफेरल सेंसेशन लॉस। उसके साथ साथ कोई मतलब लेग में बेसिकली अल्सर फॉर्मेशन होगा। अल्सर कैसे फॉर्मेशन हो जा रहा था, क्योंकि कुछ भी चीज चूक रहा था उसको पता ही नहीं चल रहा था, उसमें घाव हो जा रहा था, और घाव होने के बाद डायबिटीज में वो हील नहीं हो रहा था, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है। स्किन में रिंग से स्किन लेसन बार बार देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वार्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो रहा था, या तुम्हारा फंगस इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था, उसमें ही तुम्हारा स्किन में चेंजेस हो रहा था, ठीक है। हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको सीएडी बोलते हैं, ये लीडिंग टू मायोकार्डियक इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक कर सकता है। कैसे हार्ट अटैक हो रहा था, जैसे हम लोग को पता है कि जैसे ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड का थिकनेस बढ़ जाएगा। इस शुगर के लेवल के साथ साथ तुम्हारा लिपिड का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो ब्लड का आर्टरी स्क्लेरोटिक चेंजेस हो रहा था, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, इसमें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप है, बट आर्टरी स्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसका पैसेज कम हो जा रहा था। ये धीरे धीरे जब पैसेज मान के चलो इतना मोटा सा है होल, इसके अंदर से ब्लड जा सकता है बहुत आसानी से। अगर इसका पैसेज को बहुत थोड़ा धीरे धीरे छोटा कर देंगे तो इसके अंदर से ब्लड जाने के लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसी इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये भी बहुत कॉमन होता है डायबिटीज में।
डायबिटिक नेफ्रोपैथी किसको बोलते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी रिजल्ट फ्रॉम अ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिक इंड्यूस्ड डैमेज टू द ग्लोमेरुलर। अभी देखो, बॉडी में अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड को ही प्यूरिफाई कौन कर रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्टर। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रहता है किडनी में रहता है। अगर इसी को अगर बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो फिर इसको फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो फिल्टर अच्छे से नहीं कर पा रहा तो फिर क्या हो जा रहा था? इसमें धीरे धीरे जो किडनी है उसमें धीरे धीरे डैमेज हो जा रहा था। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड का जो थिकनेस है ड्यू टू डायबिटीज इंक्रीज हो जा रहा था। तो थिक ब्लड को पुश करने के लिए भी ज्यादा चेंजेस, ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए हो रहा था। इसी केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए किसी पेशेंट का अगर डायबिटीज हम पूछते हैं हमेशा कि इसको हाइपरटेंशन है कि नहीं है। नेक्स्ट, ये इनफ्लम्ड अल्सर वगैरह होना स्टार्ट होता है, माने जो दांत में बेसिकली दांत का जो गम है उसमें अल्सर फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट होता है। तो डायबिटीज का जो पेशेंट है वो लोग बोलते हैं कि मुंह में घाव है करके, मैक्सिमम टाइम पे भी ये देखने में मिलता है हम लोग को। गैस्ट्रोपेरेसिस भी होता है, क्योंकि गैस्ट्रोपेरेसिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। क्योंकि हमें पता है डायबिटीज हमारा नर्व सिस्टम को धीरे धीरे वीक करता है, इसके वजह से भी डाइजेशन वगैरह भी पैरालाइज हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम, माने खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि फिर भी भूख लगा है। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो खाना है अभी तक पूरा माने हमारे अंदर डाइजेशन नहीं हुआ है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारा प्रॉब्लम भी डायबिटीज केस में देखने में मिलता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि नीचे वाला जो नर्व है ये हेल्दी न्यूरॉन है, और साइड में देख रहे हैं कि डैमेज न्यूरॉन है। अभी न्यूरॉन्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह होता है, और इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर में कवर लगा रहता है, उस कवर को बोलते हैं माइलिन सीट। ये कवर में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यही प्रॉब्लम होता है डायबिटीज का केस में। शॉर्ट सर्किट के वजह से क्या हो रहा था? डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा जो नर्व एंडिंग है वहां पे सेंसेशन लॉस हो जा रहा था। यही सेंसेशन लॉस को बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसमें हमने बताया कि पेनाइल इरेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द इंटैक्ट न्यूरल सिग्नल, हेल्दी एंडोथेलियम एंड द एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब इरेक्टाइल माने जब इरेक्ट होना है पेनिस को उस टाइम पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा पेनिस के अंदर बढ़ जाता है। बट इन केस ऑफ डायबिटीज क्या होता है? उसमें ब्लड सप्लाई धीरे धीरे वहां पे पहुंचता ही नहीं है। इसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इसकी वजह से सेंसेशन भी कम होता है और इजेकुलेशन पे भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डायबिटिक रिलेटेड चेंजेस, इसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी बहुत कॉमन एक चेंजेस है, क्योंकि इसमें लिपिड का चांसेस और जो लिपिड होता है फॉर्मेशन जो धीरे धीरे लेंस के अंदर भी ज्यादा जम जाता है, उसके वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है, और जो उसका प्रोटीन सिंथेसिस पे है उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। एक बार हम एनाटॉमी में देख लेते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो रेटिना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो नीचे वाला जो रेटिना है, माने जो आउटर आउटर लेयर ऑफ रेटिना है, वो कहाँ से उसको नर्व उसको ब्लड सप्लाई मिल रहा था? कोरियो कैपिलरी से। और इनर जो रेटिनल लेयर है जो बेसिकली विट्रियस से टच है, वो उसको कहाँ से नर्व ब्लड सप्लाई मिल रहा था? उसको मिल रहा था तुम्हारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग देख लीजिए, जो मिडिल वाला हिस्सा, ये जो डिप्रेस्ड वाला हिस्सा इसको फोबिया बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन रेटिना है। नॉर्मल ह्यूमन रेटिना हम देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग फोबिया। ये ऑप्टिक डिस्क है, और ये वाला है जो थिक वाला है उसको वेन बोलते हैं, और जो थिन वाला है उसको आर्टरी बोला जाता है इन जनरल। हमें पता है कि ये जो फोबिया है ये एवास्कुलर है, यहाँ पे कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे में रहता है कोरियो कैपिलरीज। वो कोरियो कैपिलरीज के थ्रू ही उसको उसको बेसिकली ब्लड सप्लाई मिल रहा था, और बाकी हिस्से को मिल रहा था सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन के थ्रू सप्लाई। ठीक है, ये कलर कोडिंग है जिसमें हम लोग देख सकते हैं डिटैच रेटिना का हम लोग ब्लू कलर से लिखेंगे। ब्रेक को अगर हो गया तो इस तरीके से लिखे ड्राइंग करेंगे। अगर लैटिस डिजेनरेशन हुआ हम लोग ब्लू के मिडिल मिडिल पे क्रॉस क्रॉस बना देंगे। रेटिनल पिगमेंट अगर हुआ तो उसको ब्लैक स्पॉट के हिसाब से लिख सकते हैं। एक्सुडेट्स हुआ तो येलो लिख सकते हैं। अगर विट्रियस ओपेसिटी हुआ तो हम उसको ग्रीनिश टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो रहा था? बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली रेटिनल सर्कुलेशन में 5 चीज होता है। पहले आर्टरी, देन होता है आर्टरियोल्स, देन होता है कैपिलरीज, देन होता है वेन्यूल्स, एंड देन होता है वेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टरी है, ये आर्टरी धीरे धीरे ज्वाइन करता है कैपिलरीज को, और ये कैपिलरीज ज्वाइन होता है वेन्स के साथ जाके। आर्टरी से क्या होता है? जनरली ब्लड सप्लाई होता है, और वेन क्या करता है? उस ब्लड को जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको जाके हार्ट में पहुंचाता है। ये आर्टरीज जब ये ब्लड को सप्लाई कर रहा था इसको
कैपिलरीज को, उसी कैपिलरीज में धीरे धीरे चेंजेस हो रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कि आर्टरी में जो चेंजेस हो रहा था, आर्टरी डिलीवर्स ब्लड, कैपिलरीज एक्सचेंज सब्सटेंस एंड द वेन रिटर्न द ब्लड। पहला आर्टरी क्या कर रहा था, ब्लड को डिलीवर कर रहा था, कैपिलरीज क्या कर रहा था, उसके थ्रू जो सब्सटेंस है उसको एक्सचेंज कर रहा था, एंड वेन क्या कर रहा था, उसी ब्लड को रिटर्न करके ले जा रहा था। डायबिटिक प्राइमरी डैमेज द कैपिलरीज माइक्रो सर्कुलेशन, कैपिलरी के अंदर जो छोटा छोटा सर्कुलेशन हो रहा था उसी को बेसिकली डायबिटीज में डैमेज कर रहा है। डायबिटीज प्राइमरी एंड लीडिंग टू द एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन, अभी उसमें ही अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, एंड ऑर्गन पे जाके कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, डायबिटीज का डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होता है, रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, पहला चीज है अगर किसी का 10 इयर्स डायबिटीज है, उस केस में 50% ऑफ द केसेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांसेस है। अगर किसी को 20 इयर्स डायबिटिक्स है तो उस केस में 90% चांसेस डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा। ठीक है, पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल, डिले इफ टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल इज देयर, अगर किसी ने ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल रखा तो उस केस में थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है, किसी का हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज हुआ तो उस केस में चांसेस है डायबिटीज रेटिनोपैथी होने का ज्यादा जल्दी। नेफ्रोपैथी हुआ, किसी को स्मोकिंग करता है कोई, तो उसमें केस में क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से भी इस रिस्क फैक्टर का एग्रीवेट होगा, मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा। ओबेसिटी में भी, क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है ओबेसिटी में, उसमें भी लिपिड में भी प्रॉब्लम हो सकता है हाइपरटेंशन के साथ साथ, और उस केस में डायबिटीज रेटिनोपैथी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एनीमिया, ऑलरेडी एनीमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, और उसी कम ब्लड सप्लाई के साथ साथ क्या हो सकता है कि उसी ब्लड पे भी ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होगा, तो उस केस में डायबिटीज रेटिनोपैथी का चांसेस ज्यादा है होने का। होता क्या है डायबिटीज रेटिनोपैथी, पहले समझ जाते हैं हम। कैपिलरी में चेंजेस होता है, ये कैपिलरीज में क्या होता है, पेरिसाइड्स बोल के एक सेल, ये जो बाहर वाला एक है, एक बाहर वाला मान के चलो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का नीचे और एक सेल रहता है जिसको बोलते हैं पेरिसाइड सेल, और उसके नीचे होता है ब्लड सप्लाई। ये जो पेरिसाइड सेल होता है क्या करता है, ये ब्लड लीकेज होने के लिए रोकता है, माने एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। मान के चलो तुमने एक घर बनाया, इस घर बनाने के बाद जो बाहर में ईंटा लगा हुआ है वो है तुम्हारा, बाहर में जो ईंटा लगा हुआ वो है तुम्हारा पेरिसाइड सेल्स, और उसके बाहर जो प्लास्टर लगा हुआ है वो है तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये अगर ईंटा टूट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो घर का जो प्राइवेसी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, घर में जो हवा आ रहा था वो धीरे धीरे आना स्टार्ट करेगा, या अगर बारिश हो रहा था पानी आना स्टार्ट करेगा, या तो घर का जो पानी है वो बाहर जाना स्टार्ट करेगा। यही सेम प्रॉब्लम हो रहा था, ये पेरिसाइड सेल्स जब बंद हो जाए, पेरिसाइड सेल जब खराब हो जा रहा था उस टाइम पे, यही पेरिसाइड सेल्स ही डैमेज हो जा रहा था इन केस ऑफ तुम्हारा डायबिटिक रेटिनोपैथी के टाइम पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के ऊपर में ऐसा तुमको जैसे बोला कि ईंट ईंट की तरह ये पेरिसाइड सेल्स रहता है, ये पेरिसाइड सेल्स ही एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म काम करता है इसमें, और उसके साथ साथ जब इसमें डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड धीरे धीरे लीकेज होना स्टार्ट करेगा। इसी की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हम देखेंगे आगे जाके रेटिना पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्लड का लीकेज हो रहा था। ठीक है, अभी आ जाते हैं नॉन पॉलीफेटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो रहा था, नॉन पॉलीफेटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब होता है नॉन पॉलीफेरेटिव, मतलब इसमें न्यू वास्कुलेशन नहीं हुआ, नया नया जो ब्लड वेसल्स है वो नया ब्लड वेसल्स निकला नहीं है। ठीक है, बट डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा 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 यहाँ पे डॉट डॉट्स दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब है माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एन्यूरिज्म मतलब क्या होता है, लोकल डायलिटेशन और आउट पाउचिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जैसे मान के चलो एक बलून है, बलून का एक जगह पे छोटा सा लीकेज, या छोटा सा लीकेज नहीं, थोड़ा सा पतला हो गया तो फिर क्या होता है, वहां से थोड़ा सा बाहर आ जाता है बलून का, तो उसी जगह को बोलते हैं माइक्रो एनोरिज्म, उसी जगह को। ठीक है, और फ्लूइड लीकेज हो सकता है डायबिटिक मैकुलर एडिमा। जैसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा क्या होता है, हम आगे ओसीटी में पिक्चर में देखेंगे। डॉट एंड ब्लॉट एंड फ्लेम सेफ हेमरेज भी हो सकता है, फ्लेम सेफ हेमरेज, डॉट एंड ब्लॉट एंड हेमरेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और कॉटन वूल स्पॉट क्या होता है, कॉटन वूल स्पॉट होता है कि रेटिनल जो नर्व फाइबर होता है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में इस्टेमिया, मतलब ब्लड सप्लाई जब अच्छे से पहुंच नहीं रहा है उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कॉटन वूल स्पॉट होने का चांसेस बढ़ जाता है। हार्ड एक्सुडेट्स क्या होता है, हार्ड एक्सुडेट्स या सॉफ्ट एक्सुडेट्स बेसिकली लिपिड का डिपोजिशन है, लिपिड जम जाता है रेटिना का उस लेयर के अंदर में, उसी को बोलते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। आईआरए में क्या होता है, आईआरए में होता है इंट्रा रेटिनल संड वेसल, संड वेसल मतलब जो वेसल्स
अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा था तो उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए, बाईपास करने के लिए दूसरा वेसल्स यूज हो जा रहा था। इसी चीज को बोलते हैं शंट वेसल्स। ये रेटिनल इस्चेमिया में मान के चलो तुम्हारे पास एक ही पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो रहा था, तो फिर अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि दूसरा एक पाइपलाइन को यूज करने के लिए, तुम क्या करोगे, इस ब्लॉकेज को छोड़ के दूसरा पाइपलाइन को यूज करोगे। उसी चीज हो जा रहा था इंटररेटिनल, तुम्हारा इंटररेटिनल माइक्रोवास्कुलर एनोरिज्म के टाइम पे, एब्नॉर्मेलिटीज के टाइम पे। नेक्स्ट पॉलीफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें पॉलीफेरेशन हो रहा था, मतलब नया नया ब्लड वेसल्स निकल रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो जहां पे जाना था ब्लड को, वहां पे ब्लॉकेज हो जा रहा था। ब्लॉकेज के साथ क्या हो रहा था, फिर हमें तो रेटिना को ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा एनी हाउ, तो उसकी वजह से क्या होता है, नया नया ब्लड वेसल्स निकल रहा था। कैसे निकल सकता है नया ब्लड वेसल्स? ड्यू टू वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर की वजह से। वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, जो नया ब्लड वेसल्स को निकलने के लिए यूज करता है। अभी ये नया जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ये बहुत थिन होता है, बहुत थिन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे रेटिना को डिटैच भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेटिना डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स होता है, ये विट्रियस जो होता है, विट्रियस के साथ ही अटैच हो जाता है और उसको रेटिना को निकाल के ट्रैक्शनल आरडी भी क्रिएट कर सकता है, जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, ये भी क्रिएट कर सकता है। इस केस में क्योंकि हमारे रेटिना को पूरा अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से 90 डेज ग्लूकोमा हो सकता है। 90 डेज ग्लूकोमा के साथ साथ और एक चीज हो सकता है, क्योंकि रेटिना को ब्लड सप्लाई जिसके थ्रू ही मिल रहा था, वही सेम चीज सप्लाई कर रहा था आइरिस को ब्लड सप्लाई, तो आइरिस को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, इसीलिए रूबियोसिस आइरिस हो रहा था। उस केस में क्या हो रहा था, आइरिस पे भी नियोवास्कुलराइजेशन हो रहा था। साइन सिम्टम्स बोलने का तो आई थिंक जरूरत है नहीं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जब रेटिना पे इतना सारा चेंजेस हो रहा था, तो फिर पहला चीज क्या होगा, विजन लॉस होगा। विजन लॉस सडनली नहीं होगा, अगर सडनली होगा मतलब तुम समझ जाना है कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, उस केस में सडन होगा। धीरे धीरे स्लोली कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगा, तो हमारी क्लाउडीनेस विजन में आ सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा विजन, उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर है वो भी फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करेगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ जब रेटिना का डिटैचमेंट का चांसेस है, उस टाइम पे फॉर्मेट से कर्टन जैसा हमारे आई के सामने में कुछ आ जाएगा, ऐसा ब्लॉकेज कर जाएगा विजन को। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि ये है नॉन पॉलीफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस केस में हम जो छोटा छोटा व्हाइट डॉटेड वगैरह देख रहे हैं, ये बेसिकली है मल्टीपल हाइपरफ्लोरोसेंट, ये मल्टी माइक्रो एन्यूरिज्म की तरह। जनरली जब तुम रेटिना देखोगे, यहाँ पे इतना ज्यादा एब्नॉर्मलिटीज पता नहीं चल रहा है, बट हमेशा डायबिटीज केस में हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को एक एफएफए कर लो, एफएफए करने से पूरा पता चल जाएगा कोई भी डैमेज है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैकुला में, मैकुला हम पहले देखे थे कि जो फोबिया होता है, फोबिया में नीचे में उस पोर्शन को डिप्रेशन रहता है, मतलब ऐसा डिप रहता है फोबिया के पोर्शन पे। क्यों डिप रहता है? क्योंकि जो इनर मोस्ट लेयर रहता है, वो सारा इनर मोस्ट लेयर एब्सेंट रहता है, इसकी वजह से इस पोर्शन को डिप रहता है। बट डायबिटिक मैकुलर इडिमा में क्या होगा, जो मैकुला होता है उस पोर्शन में इडिमा माने फूल जाएगा। उस क्यों फूल जा रहा है? क्योंकि वहां पे वाटर एक्युमुलेशन हो जा रहा था, इसके वजह से फूल जा रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हार्ड एक्सुडेट्स एंड सॉफ्ट एक्सुडेट्स दिखाई दे रहा है। ये जो व्हाइट व्हाइट तुम्हारा जो येलोइश कलर का हो जा रहा था, ये सब हार्ड एक्सुडेट्स सॉफ्ट एक्सुडेट्स हो रहा था। ठीक है, तो हार्ड एक्सुडेट्स बेसिकली दिखाया जाता है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर पे, और सॉफ्ट एंड कॉटन वूल स्पॉट दिखाया जाता है जनरली नार्व फाइबर लेयर में दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में जनरली पूछता है कि हार्ड एक्सुडेट्स कहाँ पे दिखाया जाता है, सॉफ्ट एंड कॉटन वूल स्पॉट कहाँ पे दिखाया जाता है, इसके वजह पूछता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटा छोटा कॉटन वूल स्पॉट भी है। ठीक है, उसके साथ साथ हार्ड एक्सुडेट, जैसे बड़ा वाला ये वाला हार्ड एक्सुडेट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूबियोसिस आइरिस, आइरिस में जनरली ऐसा ब्लड वेसल्स नहीं रहता है, ये है नियोवास्कुलराइजेशन। यहाँ पे हम जिसको उसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, 90 डेज ग्लूकोमा होता है, क्योंकि हमारा रेटिना को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आइरिस को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ धीरे धीरे रूबियोसिस आइरिस होता है। इस केस में ग्लूकोमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नया ब्लड वेसल्स वगैरह था, वो क्या करेगा, जहां से एक्वस ह्यूमर को निकलना था वहां पे ब्लॉकेज बना देगा। ये भी बहुत सीरियस कंडीशन है, यहाँ पे बहुत जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्टिक नर्व पे डैमेज होकर ऑप्टिक एट्रोफी हो सकता है। ठीक है, हम एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं कि विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे, डेफिनेटली आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे, ताकि चेक करने के लिए ग्लूकोमा हुआ है कि नहीं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे, जहां पे रूबियोसिस आइरिस या तो कैटरेक्टस कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, उस सारा जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। गोनियोस्कोपी करेंगे, वो एंगल को देखने के लिए, वहां पे नियोवास्कुलेशन हुआ है कि नहीं। इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप हमेशा कोशिश करेंगे देखने के लिए, ताकि हमें पूरा ओवरव्यू ऑफ द रेटिना मिले, उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा पोर्शन पे
कहीं पे डैमेज है कि नहीं है, कहाँ पे न्यूवास्कुलेशन हुआ है, कहाँ पे हार्ट एक्सुडेट, सॉफ्ट एक्सुडेट, कॉटन वूल स्पॉट प्रेजेंट है कि नहीं है, कहाँ पे माइक्रोवास्कुलर एनोमलीज हो रहा था, उसको देखने के लिए। और ओसीटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर हमें करने का जरूरत है ओसीटी और एफएफए। एफएफए बहुत डायग्नोस्टिक केस में यूज होता है, क्योंकि इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं एफए में कि कितना पहले था, 5 साल के बाद कितना हुआ, इसको मॉनिटर करने के लिए भी ओसीटी एफएफए बहुत यूजफुल होता है डायबिटीज के केस में मेनली। ठीक है, मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि पहला चीज है कि हमें जो ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा हो रहा था उसके वजह से ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, स्मोकिंग कोई करता है तो स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, उसके साथ अगर कोई जगह पे फोकल स्वेलिंग हो रहा था उसको फोकल लेजर के साथ ठीक कर सकते हैं, डिफ्यूज इडिमा को ग्रिड लेजर के हम ठीक कर सकते हैं। माने जो वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर था जिसकी वजह से नया ब्लड वेसल्स निकल जा रहा था, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एवर्स्टिन या लुसेंटिस यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एंटी वीजीएफ है, जो वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर है वीजीएफ, उसको रोक देगा ताकि नया ब्लड वेसल निकलेगा नहीं। अब नया ब्लड वेसल नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, हेमरेजेस नहीं होगा। इसकी वजह से एंटी वीजीएफ बहुत काम होता है। और पीआरपी भी उपयोग किया जाता है, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। रेटिना का पूरा का हिस्सा, मेनली जो मैकुला है, मेनली जो फोबिया हिस्सा है उसको छोड़ के बाकी का हिस्सा में जहां जहां पे तुम्हारा नया ब्लड वेसल्स निकला हुआ था उसको फोटोकोएगुलेशन माने लेजर से बर्न कर देंगे उस एरिया को। ठीक है, विट्रेक्टोमी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो जो नया ब्लड वेसल्स था उसकी वजह से ब्लड में लीकेज हो गया था, वो विट्रियस में पहुंच गया था, उस चीज को रोकने के लिए भी विट्रियस को पूरा निकाल के हम उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं, मैंने ओवरऑल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ फूड हैबिट को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ना यूज करें। इंसुलिन इंजेक्शन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी में इस पिक्चर में दिखाया गया कहाँ कहाँ पे हम इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एनहांस इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए सल्फोनाइलुरेस यूज कर सकते हैं, डिक्रीज ग्लूकागॉन सीक्रेशन के लिए जीएलपी-1 एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं, इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं, और ग्लूकोसूरिया के लिए SGLT2-1 यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन था हमारा बॉडी में उसको डिले करने के लिए, थोड़ा कम स्लोली स्लोली एब्जॉर्प्शन कराने के लिए एक्रोबोस यूज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।